मेरे साथ वफद के अंदर एहसान अली साहब जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं खिदमत फाउंडेशन के, वो भी थे, और उसके अलावा पंजाब के सूबा पंजाब के नाजिम खिदमत राशिद दाऊद साहब थे, वो भी थे, और सदर खिदमत फाउंडेशन पख्तूनख्वा खैबर पख्तूनख्वा हुआ, उसके सदर थे डॉक्टर इकबाल खलील साहब, वो हमारे शामिल थे, और उसके अलावा सैयद मोहम्मद बिलाल साहब इस्लामाबाद के अमीर थे, वो इसमें शामिल थे। हम लोग वहाँ पर पहुँचे और हमने वहाँ पर इनकी जो मुकामी सदर थे हमारे अताउल्लाह साहब को उस वक्त में शामिल किया, और उसके बाद फिर हमने इनके साथ मिलकर बैठ के मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद वो झील से जो मुतासरा ख़ानदान थे उनकी बहाली इमदादी सरगर्मियाँ शुरू करने के लिए दरख्वास्त की। हमने इस दौरान सामान पेशावर से आया था, कुछ सामान कराची से गया था, कुछ सामान लाहौर से आया था, वो और तकरीबन 10 लाख रुपए नकद हमने वहाँ पर उनके हवाले किए। 80 लाख रुपए का टोटल जिसमें बना, 70 लाख रुपए का सामान था तकरीबन, और 10 लाख रुपए नकद थे, वो हमने वहाँ पर अल-खिदमत फाउंडेशन की सदर के हवाले किए। तो जो हमारा सामान आया था उसमें टेंट से अशिया खुर्दनोश थी और रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया शामिल थी। कराची से 150 खैम पर मुश्तमिल ट्रक रवाना हो चुका था, उस वक्त तक पहुँच चुका होगा। पेशावर से गिलगित पहुँचने वाला इमदादी सामान हमने अपनी ज़ेर निगरानी मुतासरीन इलाका के लिए बनाए गए कैंपों में पहुँचा दिया। मुंज़म में पेश आने वाले हालात तो ऐसा कि आपको मालूम है खासे तशवीशनाक थे, इसलिए कि वो एक मसनूई झील बनने से, स्लाइडिंग से, वो एक उस झील के जब आगे बढ़ने का खदशा था तो उसमें वो आबादियाँ मुतासर थी, तो आबादियाँ करीब करीब थी, इसलिए वो चीज़ छोटी सी एक झील बनी थी, लेकिन बहरहाल वो एक बहुत ही ख़तरनाक झील बन गई इस लिहाज से कि उसकी वजह से जो नुकसान हो रहे थे वो बहुत थे। जब हम गिलगित से हुमज़ा गए तो वो बाई रोड गए, गिलगित तो हम बाई ये चले गए थे, गिलगित से हुमज़ा बाई रोड गए। वो जो सड़क थी, जो रास्ता था, वो इतना ख़राब था, मैं बयान नहीं कर सकता कि इतनी खस्ता हालत थी उसकी तरीके से उसके कि मैंने कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी में ऐसा इतना लंबा सफ़र और इतनी खस्ता सड़क के वो कभी नहीं किया था। जब हम हुमज़ा पहुँचे तो वहाँ मुकामी अफराद से उन्होंने वहाँ पर सड़क ब्लॉक की हुई थी, और उससे कुछ 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ उन्होंने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी हुमज़ा के मुतासरीन के ऊपर, इसलिए वो खासे उनके एहतजाज कर रहे थे, वहाँ बैठे थे। सड़क ब्लॉक की हुई थी, तकरीरें हो रही थी बाकायदा, मैं भी उसमें शरीक हुआ, उनके हाथ हमदर्दी भी की हमने, और कहा कि हम भी यहाँ से भी आए हैं, तो मैंने वहाँ तकरीर की। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े झील की तरफ। झील 2-3 किलोमीटर जब रह गए तो वहाँ एक बैरियर लगा हुआ था कि तब आगे आप नहीं जा सकते। हमने कहा हम तो यहाँ इमदादी काम के लिए आए हैं। मैंने अपना बताया कि मैं यहाँ पर अल-खिदमत फाउंडेशन का सदर हूँ, सबसे बड़ा फराही इदारा है हमारा पाकिस्तान का। मैं सिटी नाज़िम रह चुका हूँ, मैं सूबाई असम्बली का रुकन रह चुका हूँ, मैं सिर्फ कोई सियासी काम नहीं है, बल्कि हम वहाँ जा कर के असेसमेंट करना चाहते हैं हुमज़ा के करीब जो गाँव हैं, गाँव का, कि उनको कितना नुकसान हुआ है, ताकि हम उनके नुकसान का इदारा कर सकें। तो अगर वो उनमें कुछ शक था तो कम से कम तो वहाँ कोई जिम्मेदार भी नहीं था, सिर्फ 4 पुलिस वाले उन्होंने बैठाए हुए थे, जो बात सुनने को भी तैयार नहीं थे, न मानने को तैयार थे। फिर हमने वहीं पर मुजाहरा भी किया, धरना हमने भी दिया वहाँ बैठ करके, फिर आगे हम बढ़े। कल में हुकूमत, हमारा अंदाज़ा ये है कि हुकूमत वहाँ पर जो नुकसान हो रहे थे उसको छुपाना चाहती थी लोगों से, इसलिए वो न मीडिया को इजाज़त दे रही थी, और न ही मीडिया पर कुछ तशद्दुद भी किया था उन्होंने, और न ही हमको उन्होंने जाने दिया। आगे बढ़ाकर हम वहीं से वापस लौटे। इसमें बड़ी तादाद में पहाड़ जो सड़कता है, उसमें सिलसिले में जो स्लाइडिंग होती है, तो उसमें बहुत नुकसान होता है, ज़मीनों का भी, बागात का भी, और इमलाक का भी। तो वहाँ जो गांव तबाह हुए थे, सारी समझ लीजिए बागात सारे ख़त्म हो गए थे, और जो ज़मीनें थी वो भी उसमें पानी डूब गई थी, गिरस्ते थी, जो सामान था वो भी ख़त्म हो गया। इस तरीके से उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ,
इस नुकसान का इजाला जो है ज़ाहिर है कि हुकूमत ही कर सकती है, हम तो नहीं कर सकते सारा इजाला, लेकिन हुकूमत वहाँ कुछ सही तरीके से या न तो उसने पहले असेसमेंट को कबूल किया कि यह क्या होने वाला है, लोगों ने कहा पहले उनसे ये झील जो है ये बड़ी बनी है, ये झील ख़तरनाक हो सकती है, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, न कुछ उसका इजारा किया कहते हैं। और इसलिए वो लोग जो थे हुकूमती रवैये पर कैंपों के अंदर भी गए, वहाँ जितने कैंप बने हुए थे गवर्नमेंट नहीं बनाए थे, कि उन कैंपों के अंदर भी लोगों ने हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार किया। लोगों ने हमसे अलखिदमत फाउंडेशन से कहा कि आप यहाँ पर हमको यह हफ्ता का राशन दे देते हैं, हमारे पास न बर्तन है, न चूल्हा है, न देगची है, सब प्लेट है, सब बह गई पानी के अंदर, वो है ही नहीं हमारे पास। खैर हमने उनसे वादा किया और फिर हम दूसरे ही दिन तीसरे दिन उनका सारा सामान जो उन्होंने कहा था कैंपों के अंदर वो उनको हमने बहाम पहुँचा दिया, बर्तन वगैरह भी सब पूरा एक पैकेज था। वहाँ पर हमारे पास ये जो इस्माइली लोगों का वफद था वो भी वहाँ पर आया हमारे पास, और उसने कहा कि अताबाद का जो ये बार बार तस्करा करते हैं तो खैर ठीक है, तबाही हुई है उसके अंदर, उसके आसपास जो कच्ची आबादियाँ थी उनका कोई जिक्र नहीं करती। कच्ची आबादियाँ भी तबाह हुई हैं, उनके भी इमला ख़त्म हुए हैं, सामान ख़त्म हुआ है उनका। वो अपनी ज़रूरियात लेकर आते थे, जो कुछ हम कर सकते थे हमने उनके साथ किया। वहाँ पर हमारे साथ गिलगित में और उमदा तो खैर ज़्यादा नहीं, गिलगित के अंदर बहुत लोगों ने ताउन किया हमको। वहाँ अपनी बिल्डिंग के अंदर जो दुकानें थी वो हमारे ऑफिस के क़याम के लिए, अलखिदमत का वहाँ कोई ऑफिस था नहीं, अलखिदमत का ऑफिस कायम करने के लिए उसका हमने इफ्तिताह कर दिया। वो अलखिदमत फाउंडेशन का दफ्तर जो है वहाँ पर कायम हो गया है। और उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ खासी एक्टिवेट हो गए हैं, वो मोटिवेट भी हो गए हैं, काम शुरू कर दिया है। उनके सारे कारकुनान भी मुस्तमा हो गए हैं, वॉलंटियर भी सब आ गए हैं, और बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ उन्होंने काम शुरू किया हुआ है उनको सामान बहाम पहुँचाने का और चीज़ें देने का। जिन कैंपों का मैंने दौरा किया था उनका नाम 3 का मेरे पास वहाँ है, जदियाल, चिलवन, काफ और संग कैंप शामिल। हमने वहाँ खिताब किया और हमने ये कहा कि आपको हम तनहा नहीं छोड़ेंगे। ज़ाहिर वो बहुत परेशान थे और हुकूमत की जो लापरवाही थी उससे मज़ीद तशवीश में इजाफा हो रहा था। हमने उनको यकीन दिलाया कि हम आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह हम आपकी मदद करते रहेंगे और आखिर वक्त तक हम यहाँ पर रहेंगे जब तक कि आपके ये रिलीफ का काम जो है पूरा नहीं हो जाता। वहाँ टोटल में हमने तकरीबन कोई 80 लाख रुपए का सामान जो है वो दिया है, तो 10 लाख रुपए कैश भी हैं और सामान जो अशिया खुदनूर खेमे सब चीज़ शामिल। मैं अपील भी कर रहा हूँ, अपील पहले भी की थी मैंने, अभी भी अपील कर रहा हूँ आपकी तवज्जो से। जो साहिब सरबत लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, ज़ाहिर है कि वहाँ पर जो रहने वाले हैं वो भी आपके भाई हैं, तो बगैर किसी कंसिडरेशन के उनको इसकी मदद करनी चाहिए। और मदद के लिए हमारा अलखिदमत फाउंडेशन के खातिर मौजूद हैं, खिदमत वेलफेयर सोसाइटी भी काम कर रही है डोनेशन का। हमारे तनवीरुल्लाह साहब बैठे हैं जो उसकी तैयारी कर रहे हैं। और ये जो मुश्किल वक्त आया है कहना चाहिए ना कि गैर मुतवक्के है ये पूरी चीज़, वहाँ के लोगों के लिए झील का बनना और झील का होना। अगर आप कोई और सवाल आपके जहन में अगर आता हो सिलसिले में हमजा के और गिलगित के बारे में, तकरीबन 1 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। माली नुकसान तो उनका करोड़ों में, सारे बागात थे और बागात भी पके हुए से बागात। जून का महीना था तो कहते थे कि 2-2 लाख रुपए के अंदर हमारा एक बाग जाया करता था, एक फल एक इसका। इस तरीके से उनके बागात जो डूबे हैं, वो ज़मीनें उनकी बही हैं, उनके साथ गृहस्थी बह गई, सारी सारी मकान गिर पड़े हैं उनके, तो करोड़ों का नुकसान होगा उनको जितना का एस्टिमेट लगाया जाए सब। अब ज़ाहिर है कि ये काम जो है करने का हुकूमत का है, हमारा काम नहीं करने का। हम कर सकते हैं, हमारे में एक लिमिटेशन होती है NGO की। जितना भी काम हमसे लोग ताउन करते हैं, हमको देते हैं, हम पर एतमाद करते हैं, वो हम जाके खर्च करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो लोग हमें दें हमजा के लिए और हम खर्च कर दें कराची में लाके, ऐसा नहीं होता। जो जहाँ के लिए देता है वहीं हम जाके खर्च कर देते हैं, उस पर हम पर एतमाद भी है।
آپ نے دیکھا کہ وہاں پر اور بھی کوئی دیگر NGO گئے یا کراچی کے کچھ بڑے نامی گرامی NGO نے وہاں جا کے؟ کراچی کا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا، لیکن دوسرے بھی NGO خاص ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گے، ملاقات ان سے نہیں ہوئی ہے اس لیے نہیں. لیکن میں کیمپوں میں گیا، کیمپوں کے اندر بھی لوگوں نے کوئی ذکر نہیں کیا کسی اور NGO جانے کے سوائے ہمارے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی حد تک کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ سب سے پہلے پہنچنے والی جو NGO ہے وہ اپنی الخدمت فاؤنڈیشن ہے. دیکھیے ترجیحی بنیادوں کے اوپر جو کام ہو سکتا ہے وہ ان کو اشیاء خود و نوش دینا ہے، اس لیے کہ وہاں جب روٹی گرستی وغیرہ سب رہے گی تو کیمپوں میں آگے ان کے پاس کھانے کو نہیں، تو کھانے کے لیے اشیاء خود و نوش جو ہے ان کے لیے ترجیحی چیز ہے. اور اس کے بعد وہ کمپنسیٹ کرے، وہ کہ غریب لوگ تھے نا، بہت امیر تو نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے زمینیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے باغات ہوتے ہیں، تو گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو کمپنسیٹ کرے اور سبسٹینشل اماؤنٹ کو دے تاکہ وہ ان کو اس وقت یہ بھی احساس ہے کہ ہم پاکستان کا حصہ ہیں، لیکن پاکستان ہمیں کچھ پوچھتا نہیں پاکستان کی. یہ بھی ایک تاثر ہے، یہ تاثر ختم ہونا چاہیے ان کا. وہ پاکستانی ہیں، ہمارے بھائی ہیں. ہم ان کو میں نے کہا نا آپ کہ خانے جاتا وہاں پر خانی ہیں، اسماعیلی ہیں، کشمیر کا خانیوں کا وفد تھا، وہ ہمارے پاس آیا، ہمارے پاس ہم سے اس نے کہا تھا کہ آپ کچھ کیجیے، ہماری جو کچی آبادی تھی ہم وہاں پر تھے، یہاں آ گئے شہر میں، اس لیے کہ وہاں پر گنجائش نہیں، خیر باقات ہمارے ختم ہو گئے. اب آپ ہمارے لیے کریں، وہ ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیے شاید حکومت کو کچھ اعلان بھی کیے ہیں پیکیجز کے، اس پیکیجز ان کے لیے کافی ہوں گے، ان کافی نہیں کہا جاتا. وہاں کے لوگوں کے جو زرعی قرضے ہیں وہ گورنمنٹ کو معاف کرنا چاہیے، اور جو ان کے ہنگامی حالات ہوئے ہیں اس کے اندر ان سے وہ زرعی قرضے جو ہیں وصول کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ معاف کرنے چاہیے سب کو. اب وہ ہوں گے بھی چھوٹے چھوٹے قرضے میں، زیادہ بڑے قرضے نہیں ہیں. تعلیمی اداروں کا آپ نے جو اعداد و شمار لگائے تعلیمی ادارے سمجھ لیجیے کہ سارے تعلیمی ادارے ختم ہو گئے. ہم نے وہاں پر ہمارے آنے کے بعد ہمارا جو نظم ہے وہاں پر جمہوریت کا حکومت کا، اس نے وہاں پر کیمپوں کے اندر اسکول کھولے ہیں، اور وہاں پر جو لڑکے موجود تھے پڑھانے کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ کے تھے دوسرے سے، ان کو ہم نے وہاں پر لگایا ہے. تقریباً انہوں نے اب تک شاید 4 کیمپوں کے اندر 8 اسکول کھولے ہوئے ہیں. اور یہ بھی خیر آپ ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ضروری تھا کہ ہاں ان کی تعلیم کے بھی انتظام کیے جائے. اب حکومت کو ایک طرفہ دیکھتے ہیں کہ ان کا چلو کھانے کے لیے نا راشن دے دیں. اب راشن کے علاوہ بھی تو کسی کی ضروریات ہیں، تو بچے ہیں ان کو پڑھانا ہے، کھانا ہے. پھر میڈیکل ایڈ بھی زیادہ وہاں نہیں ہے. میں نے کوشش کی تھی وزیر اعلیٰ سے ملنے کی، لیکن وزیر اعلیٰ کے پاس ٹائم اس وقت نہیں تھا تو وہ نہیں مل سکے، میں وہاں 2 دن ٹھہرا.